मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। विद्या समस्त अंधकार को दूर करती है और जीवन को प्रकाशित करती है। ज्ञान के प्रकाश की वंदना और परंपरा का निर्वाह करते हुए हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे। हमारे सभी अतिथिगण आमंत्रित हैं दीप प्रज्वलन के लिए। कृपया पधारें। हमारे मध्य प्राचार्य प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी उपस्थित हैं। सर, आपका अभिनंदन, स्वागत। दीप प्रज्वलन के लिए सर आप आमंत्रित हैं। और कला की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ द्वितीय वर्ष की दो हमारी विद्यार्थी स्वर्ण कौर और संदली। धन्यवाद। स्वर्ण के लिए बड़े हर्ष की बात है कि आज इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक राजभाषा, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, और विशिष्ट वक्ता के रूप में आमोद महेश्वरी राजकमल प्रकाशन समूह से, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर अनिल राय सर, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। मनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रिंसिपल सर से आग्रह करूंगी कि वो प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी का पौधों के द्वारा सम्मान करें।
ये बताते हुए बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि हमारे मध्य आज हमारे विभाग की पूर्व प्राध्यापिका डॉक्टर आशा मेहता मैम उपस्थित हैं। मैम, आपका कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी प्रोफेसर अनिल राय सर के सम्मान के लिए। मैम, आपसे आग्रह है कि चौथे द्वारा सबका सम्मान करें। हमारे विभाग की प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी से आग्रह है कि वो आमोद जी का स्वागत करें। अब हमारे कॉलेज के प्रधान प्राचार्य सर से आग्रह है कि वो आशीर्वचनों के लिए यहाँ आमंत्रित हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, हमारे अपने सीनियर कोलीग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अनिल राय, बहुत ही प्रिय मित्र विश्वविद्यालय में, और हमारे अपने ही कॉलेज की धरोहर अमोद महेश्वरी जी। क्योंकि ये कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं और इन्होंने बहुत, पंजाबी में जिसे कहते हैं कि पुलांगे कुटी हैं, और खालसा कॉलेज का नाम रोशन किया है। बाकी जो हमारे साथी डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर नगेश, समिता जी, सुनीता एंड समिता दोनों, और बाकी मेरे साथी जो बाकी हमारे सेक्रेटरी, स्टाफ काउंसिल और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो खालसा कॉलेज की जो परंपरा है उसके मुताबिक आप फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। ये जो हिंदी विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी दिवस को हम अपने तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से सेलिब्रेट करें, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है खालसा कॉलेज की और विद्यार्थियों की तरफ से। इसके दो कारण हैं, क्योंकि आज जो बहस छिड़ी हुई है, बहुत सारी तो बहस का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो अभी की सरकार है, उसने एस्टेब्लिशमेंट है, उसने जवाब भी दिए हैं। हमारे अपने साथ ही जुड़ी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें जो कंसर्न्स थी लोगों की, हमारे क्षेत्रों की, उसको काफी हद तक जो है वो एड्रेस किया गया है। हमारे अपने खालसा कॉलेज के प्रांगण से ही बहुत सारी डिबेट्स हुई, और हमने, क्योंकि कोविड का टाइम था उन दिनों में, अभी जब ये पॉलिसी आई थी या उससे पहले भी 2019 में जब बहस शुरू हुई थी पहले ड्राफ्ट के साथ, तो बहुत सारे सजेशंस हमने ऑनलाइन लोगों से लिए थे, गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर के माध्यम से। और वो जो सुझाव आए थे वो हमने स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन सभी लेवल्स के लिए हमने फॉरवर्ड किए थे। और काफी सारी चीजें जो हैं वो जब इनका ड्राफ्ट आया उसके ऊपर भी जब रिएक्शंस गए तो वो काफी चीजें एड्रेस की गई। आज इस बात की खुशी है कि इसी पॉलिसी के तहत जो हमारी स्कूल की शिक्षा नीति है
उसमें ये प्रावधान किया गया है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में एजुकेशन ले सकता है। खास करके जो उसके प्राइमरी स्टेज है, जो पहले 5 साल की जो उसकी स्टेज है, 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा और उसके बाद जो उसकी प्राइमरी जो लिटरेसी है उस स्टेज के ऊपर वो उस बच्चे को एक्सक्लूसिवली या तो उसकी जो लैंग्वेज जो उसकी चॉइस की है या उसकी मदर टंग के बीच में उसका जो पूरा पाठ्यक्रम है या उसकी जो ट्रेनिंग है उसमें की जाएगी। और एक जो बात और थी जो हम सब लोगों को, खास करके वो लोग जो एजुकेशन में थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, वो ये देखा गया था कि स्कूल लेवल पे जो ड्रॉप आउट्स है वो इसलिए ज्यादा है कि हम उनको पाठ्यक्रम से बहुत सारा लाभ देते हैं, उनके ऊपर जकड़ बना देते हैं। तो इसलिए एक प्ले वे मेथड जो है वो उसका कुछ प्रावधान किया जाए। तो अगर आप देखोगे तो पहले जो लिटरेसी है, जो प्राइमरी लिटरेसी है, वो 3 साल का जो पीरियड है वो एब्सोल्युटली बिल्कुल ही प्ले वे है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी। तो धीरे धीरे जैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं, 12 साल से बढ़ा के 15 साल का जो पाठ्यक्रम स्कूल लेवल पे किया गया है, तो उसमें भी मदर टंग के जिस भाषा में बच्चा सीखता है, या तो उसकी मदर टंग हो या फिर उस एरिया की जो लैंग्वेज है, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें हो, जरूरी नहीं है कि उसमें तो ऑल इंडिया लेवल के बच्चे हैं, बहुत सारे आर्मी, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है और ट्रांसफरेबल होती है। तो उनको भी जो है एक चॉइस इस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज की जिम्मेदारी ली और स्टेट्स ने इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्वीकार किया है। और उसी का माध्यम लेते हुए अब जो हायर एजुकेशन की पॉलिसी है, जिसका जो है शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है, ये 4 साल की जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके साथ शुरू करके, ये हम महसूस कर रहे थे कि जो कॉलेज लेवल के टीचर्स हैं, वैसे तो टेक्निकली देखा जाए हमारे हायर एजुकेशन में कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है, चाहे वो हम कॉलेज की एजुकेशन की बात करें या यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि ज्यादातर जो एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन की, इवन रिसर्च जो है वो इसी लेवल पे किया जाता है। तो कॉलेजेस में अब इस चीज का प्रावधान है कि बच्चे को हम इस तरीके से ट्रेनिंग दें कि उसका अगर 4th ईयर अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है, अगर उसको 3 साल के बाद सक्षम वो हो जाता है जो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो छोड़ भी सकता है। ये उसकी चॉइस है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या अब जो 4 साल की डिग्री है, मगर 4थे साल में जाके उसको हम इतना उसमें जो स्किल लेवल है उसकी, उसमें जो उसकी एबिलिटी है इतनी इन्हांस करें कि वो अपना एक चॉइस का एरिया चूज कर सके, जो उसने वोकेशन जो उसने जिसमें अपनी जिंदगी में। तो उसमें प्रावधान इस बात का भी है कि 4थे साल में जाके वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट या कोई एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट या कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करे, ताकि उसको वो इंडस्ट्री के साथ मिलके या वो अपने आप अपने टीचर्स की गाइडेंस के तहत वो काम करे, और उसकी भाषा के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यूजीसी को रिप्लेस करके 4 जो पैरेलल वर्टिकल्स खड़े किए जा रहे हैं, उनमें खास करके ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर खास एम्फेसिस देने की बात हुई है। तो मुझे लगता है कि हिंदी जैसे पहले एक हमें बच्चों की चॉइस नहीं होती थी, और ये एक इस चीज का अभाव था कि क्या हम अपने आप को प्रोफेशनली इस फील्ड में एस्टेब्लिश आफ्टर ग्रेजुएशन कर पाएंगे या नहीं, वो अब स्थिति उस किस्म की चेंज होने वाली। और जो लैंग्वेज का बैरियर है, आज हिंदी बहुत सारे देशों में बोली जाती है। मैं तो तकरीबन जिस देश में गया हूं, सिर्फ अपने इंडियंस ही नहीं बल्कि जो बाकी एशियन पॉपुलेशन है वो भी वहां हिंदी बोलती है। पाकिस्तानी बहुत सारे मिलते हैं, बांग्लादेश के लोग बहुत सारे मिलते हैं, चाइना के न्यूमरस लोग मिलते हैं जो हिंदी बोलते हैं। दे फील के टर्बन बांधी हो, या इनमें पंजाबी से बात करो या हिंदी में बात करो, क्योंकि अंग्रेजी हमें काम आती है। तो दे ट्राई टू यूज कन्वर्स इन हिंदी।
जो कि एक पॉजिटिविटी की बात है। पंजाबी फॉर इंस्टेंस आज तकरीबन जो सर्वे हुआ था 142 देशों में पंजाबी बोली जाती है और 45 नेशंस में रेगुलर पंजाबी के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। और यही नहीं है, पंजाबी मुझे नहीं लगता कि कुछ एक साल में कहीं ना कहीं की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंटशिप किसी न किसी देश की आने वाले 3-4 साल में कहीं ना कहीं ये जरूर प्रोक्योर कर। सो यू नो दिस इज द कॉन्फिडेंस, दिस इज, ये हमारी अपनी मातृभाषा का परिणाम है और हमें इस चीज में गर्व होना चाहिए। राजभाषा हिंदी है पर हम अभी भी उससे हेजिटेट करते हैं। बहुत सारी स्टेट्स जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को अभी भी अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम है इन चीजों की, मगर उसके साथ प्रावधान उनकी रीजनल लैंग्वेजेस का है जिसमें हम अपना जो पूरा ऑफिशियल जो हमारा प्रोग्राम है ब्यूरोक्रेसी का उसको कंडक्ट करें, लोगों तक उसका व्याख्यान करें। मैं तो अभी जब पंजाब में जाता हूं तो पुराने जब कोई लैंड डिस्प्यूट या कोई ऐसे रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें वो शाहमुखी या उर्दू स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड्स लैंड के लिखे हुए मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम उर्दू थी। उसके बाद भी बहुत तकरीबन 10-12 साल तक जो पंजाब लैंड एक्ट है उसमें हमारे रिकॉर्ड्स वो उर्दू स्क्रिप्ट में जो है वो मेंटेन किए हुए मिलते हैं। आप भी अगर आप जाओगे तो बहुत सारी उसकी भाषा है जिसको रिप्लेस करने की जरूरत है। वो आज मॉडर्न जो एज है उन चीजों को जो हमारे आज के बच्चे हैं उस भाषा को समझते नहीं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि उस टेक्स्ट को तो हम रखें संभाल के, बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ जो मॉडर्न मीडियम में जिस लैंग्वेज में बच्चा बात समझता है उस लैंग्वेज में हम जरूर बात करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास करके जो अभी जो 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसको हम उसमें इस चीज को ध्यान रखते हुए कि हमारे बहुत सारे बच्चे इसलिए हिंदी नहीं लेते क्योंकि उनके पास और चॉइस होती है। उनको ये होता है कि एनवायरमेंट साइंस का एक कंपोनेंट है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस या इंडियन लैंग्वेजेस का दूसरा कंपोनेंट है। उसमें आप देखोगे प्रेडोमिनेटली बच्चे हिंदी ही पढ़ते हैं और खालसा कॉलेज में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि राजभाषा के साथ साथ जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग पंजाबी है, उसको भी हम प्रमोट करें। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी मदर टंग को प्रमोट करें और उस भाषा में अपना पाठ्यक्रम कंडक्ट करें जिस भाषा में बच्चों को समझाते। आने वाले आप देखोगे 5-7 साल में मैं तो सोच रहा था जब हमने अपना ई लर्निंग सेंटर शुरू किया था कि ये हम एक पैरेलल स्ट्रीम खड़ी करेंगे जिसमें बच्चों को, टीचर्स को कंसल्ट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव मटेरियल रिसोर्सेस मिलेंगे। मगर आज जो है वो डिजिटल एज में अगर हम हिंदी को प्रॉपरली प्रमोट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी नेशनल लैंग्वेज को हम प्रमोट कर पाएंगे या नेशनल लेवल पे एक भाषा में हम बात कर पाएंगे। अंग्रेजी जरूर है, बात अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम आपको हमारी तो डिबेट पे इस विचार गोष्ठी में जितने हमारे साथी आए हैं, प्रोफेसर मल्होत्रा जी, महेश्वरी जी और हमारे अपने साथी, इन सब का अभिनंदन करता हूं। और मुझे लगता है क्योंकि ये लोग, इनकी अपनी अचीवमेंट्स हैं, ये इस दुनिया में विचरे हैं, इन्होंने अपना एक मुकाम पैदा किया है हमारे समाज में, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन के साथ ये हमें जरूर इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जो हम इसको अडॉप्ट भी करें और दिल्ली विश्वविद्यालय में खास करके अगर हम कोई योगदान पाना चाहें तो उसको जरूर करें, ताकि हमारी अपनी मदर टंग के साथ साथ अगर हमारी राजभाषा भी प्रमोट होती है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आग्रह करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने नई शिक्षा नीति पर और हिंदी और अन्य भाषाओं की भूमिका पर हम सबका ध्यान हमें अवगत कराया, हम सबका ध्यान दिलाया। इसके लिए किसी ने कितना सही कहा है, हिंदी की बात कर न कर पर हिंदी में बात कर। पुकारा है जिस भाषा में माँ को, न उस भाषा से घात कर।
हिंदी को अपनाएं, प्रतिदिन हिंदी दिवस मनाएं। अभी मैं सुन रही थी मॉरिशस विजिट है, उनके अनुसार विश्व की 3 प्रसिद्ध भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी और मंदारिन जो चीन में बोली जाती है, उसमें 753 मिलियन लोग ऐसे हैं, 753 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषी नहीं है, फिर भी अंग्रेजी को अपनाया है। और 274 मिलियन लोग विश्व भर में ऐसे हैं जो हैं, और 199 मिलियन लोग जो कि अमंदारिन हैं, लेकिन फिर भी जो कि अमंदारिन लोग जो हैं उन्होंने मंदारिन को अपनाया है। अगर हम इस आंकड़े को देखें तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा शर्म की नहीं, गर्व की भाषा है। अमीर खुसरो का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि 13वीं शताब्दी में हमारे देश में उस तरह से हिंदी बोली जाती थी आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम आज बोलते हैं। तो ये तो तय है कि साहित्य किसी भी भाषा को समृद्ध करता है, सुसंस्कृत करता है, परिपक्व बनाता है। लेकिन अगर उसका विस्तार चाहिए, किसी भाषा का अगर विस्तार करना है तो उसको जन जन की भाषा बननी पड़ेगी, जन मन की भाषा बननी पड़ेगी, उसे आम लोगों तक हर स्तर पर पहुंचाना होगा, उसे ज्ञान विज्ञान की भाषा बननी होगी। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि, अर्थशास्त्र और उच्च शिक्षा का माध्यम जब तक हम अपनी भाषा, चाहे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे हिंदी है, जब तक वो नहीं बनेगी तब तक उसका विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध रहने वाला है। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय ने अपने व्याख्यान में ये बताया था कि गूगल पर 7 सालों में हिंदी की सामग्री 94% की दर से बढ़ी है। आगे वो बताते हैं कि गूगल पर 10 लाख करोड़ पन्ने हिंदी में उपलब्ध हैं। तो ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी संभावनाएं वहां पर अभी भी है। इसी तरह एक सर्वे के अनुसार दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में शीर्ष 6 हिंदी भाषा में है। और एक अनुमान के मुताबिक हॉलीवुड फिल्मों को हिंदी में डब करने का बिजनेस हजारों करोड़ रुपए का है। यही नहीं है, दक्षिण भारत से हैं या विदेशों में रहते हैं, भारतवंशी होने के बाद भी वो विदेशों में पले बड़े हैं, उन सबकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी नहीं है। उन सबके लिए भी हमारे पूरे सिनेमा उद्योग को उनको वाणी देने के लिए कोई चाहिए जो उनको वाणी दे पाए। अभी भारत सरकार ने हिंदी दिवस का आयोजन सूरत शहर में किया। वहां पर ये बात सामने आई कि भारत सरकार की एक वेबसाइट है भाषिणी, जो भारतीय भाषाओं पर काम कर रही है और ये भारतीय भाषाओं में आपस में अनुवाद पर भी बहुत जोर दे रही है। इतना ही नहीं, हिंदी शब्द सिंधु नाम से एक खोज परक डिजिटल शब्दकोश के पहले संस्करण का भी शुभारंभ हुआ है। और ये बात भी सामने आई है कि वहां पर हिंदी शब्दकोश, अद्यतन हिंदी शब्दकोश को बनाने लिखने का उपक्रम भी किया जा रहा है। तो आप देखें, संभावनाएं अनंत है, तलाशने की दरकार है। हम सुविधाजीवी ना हो, हम अपना फोकस तो रखें, पर साथ ही हम चारों दिशाओं में अगर भ्रमण करें, और जैसे कि आजकल चल रहा है कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, है ना, तो हम खुद तलाशें कि कहाँ कहाँ हिंदी की संभावनाएं हैं। और ये बिल्कुल सही है, हिंदी को ये समझना होगा कि क्षेत्रीय भाषाएं उसके विरोध में नहीं है, उसके साथ है। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक इसका जीता जागता उदाहरण है। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए
मैं अपनी सहयोगी अलका मणि त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ विजय कुमार मल्होत्रा जी के परिचय के लिए। वैसे सर परिचय के मोहताज नहीं है, पर हमारे विद्यार्थी नए हैं, तो उनके एक औपचारिक जानकारी के लिए अलका आप आमंत्रित। नमस्कार। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय में आप सभी गणमान्य अतिथियों और विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि मैम ने कहा कि सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो शुरुआत करती हूँ। सर, आपने कंप्यूटर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका अदा की। सर, आप भारत सरकार के रेल मंत्रालय में पूर्व निदेशक राजभाषा के पद पर कार्यरत रहे। आपने रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक और भारतीय रेल में 34 वर्षों तक विभिन्न पदों पर अनुवाद संबंधी कार्य किया। आपने पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय अमेरिका में हिंदी पार्सल के विकास में सहयोग दिया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और सीडेक पुणे में भाषा सलाहकार के रूप में कार्य करते हुए अनेक सॉफ्टवेयर निर्माण में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार माइक्रोसॉफ्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल लगातार 5 वर्षों तक प्राप्त हुआ। आपको उत्कृष्ट वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आत्माराम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सर, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय आपका हृदय से स्वागत करता है। आप वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने जिस तरह से शिक्षा नीति को बहुत सुंदर रूप में हमारे सामने रखा और एक नया परिदृश्य उसके सामने मंच पर उपस्थित विद्वज्जन प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा सुंदर नाम आज मिला, नव पल्लव। मैं समझा इससे अच्छा कोई विशेषण विद्यार्थियों के लिए नहीं हो सकता। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, यहाँ बुलाने के लिए स्मिता का और अपने साथियों का धन्यवाद करता। 3 शब्दों को लेकर मैं अपनी बात करूंगा, क्षितिज, अवसर और चुनौतियां। क्षितिज को मैं अपने ढंग से परिभाषित करने परिदृश्य शब्द का प्रयोग करूंगा ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ वो सही ढंग से व्यक्त हो सके। उसके बाद मैं चुनौतियों की बात करूंगा और अंत में अवसरों की बात। और उस क्रम से हम इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक सही दिशा में हम लोग पहुंच सकेंगे और कोई निष्कर्ष हम निकाल सकेंगे। पहली बात तो ये कि सबसे पहले मैं ऐतिहासिक परिदृश्य को स्पष्ट करना चाहूंगा। थोड़ा सा पीछे स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था। मैं ध्यान से इन शब्दों को थोड़ा नोट कीजिएगा जो मैं आपसे शब्द बोलते चला जा रहा हूँ, खासतौर पर विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं बिल्कुल क्रमवार ऐतिहासिक क्रमबद्ध रूप में इस बात को रखना चाहूंगा। तो ये वो जमाना था जिस समय आश्चर्य की बात है कि भारत के सभी प्रांतों से, चाहे वो हिंदी प्रदेश हो, पंजाब से लाला लाजपत राय हैं, सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से थे, ऋषि दयानंद गुजरात से थे, महात्मा गांधी गुजरात से थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे। सब लोग सर्वसम्मति से और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का स्वप्न किया। यहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हम स्वतंत्र हुए 1947 में और तब संविधान निर्माताओं ने सोचा तब हम क्या करें भाषा को लेकर। इससे पहले एक बात और समझ लें, जब मुगल्स का जमाना था पर्शियन हमारी भाषा थी, लेकिन आम आदमी कोई पर्शियन नहीं था। बहुत स्पष्ट समझिए इस बात को अच्छी तरह से। अंग्रेज आए तो उन्होंने भी हमसे पूछा नहीं, उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बना दिया, सब कामकाज होने लगा। लेकिन एक भी बात जो आचार्य महोदय ने कही भी, उन्होंने उस जमाने पहले पर्शियन को और बाद में उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज बना दिया। यही कारण है कि पूरे पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब जगह पर आज भी खासतौर पर लैंड रिकॉर्ड्स आपको उर्दू में ही मिलेंगे। अब मैं आता हूँ 14 सितंबर 1949, हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। एक थोड़ी सी बातें जिस पर हम पता नहीं चर्चा करते हैं, लेकिन मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। उस समय संविधान सभा की बैठक हुई और ये निर्णय करना था कि अब स्वतंत्र भारत की राजभाषा क्या हो। आपको आश्चर्य होगा, गोपाल स्वामी आयंगर जो तमिल भाषी थे, उन्होंने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा, हिंदी भारत की
राजभाषा। उस युग की बात कर रहा हूं। देखिए, पहले मैंने 47 से पहले की बात की, अब 47 के बाद 1949 की बात की, और इसको हम आएंगे मुंशी फॉर्मूला के रूप में मान और हिंदी ना और पीछे जाऊं शायद तभी बात बनेगी है। नहीं कोई बात नहीं, तो ठीक है, चिंता नहीं, एडजस्ट और आ गया। अब जहां तक ले जाए चलूंगा, लेकिन वह कि लोगों तक मैं पहुंच सकूं। क्या आश्चर्य होगा कि सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ। जरा इन बातों को मैं अंडरलाइन रेखांकित कर रहा हूं आपसे, क्या युग रहा होगा। लेकिन हम सब जानते थे कि 3 ऐसी बातें थी जिसके कारण तत्काल हिंदी को राजभाषा नहीं बनाया जा सकता। एक, उस समय भी क्या आज भी ज्यादातर लोग हिंदी बोलना जानते हैं, समझते हैं, लिखने पढ़ने का जानते हैं। तब ये सोचा गया कि हम, और एक दूसरा काम किया था, हमारे यहाँ जो हमारी शब्दावली है, हिंदी में तो बोलचाल की शब्दावली है, कैसे हम प्रशासन का काम चलाएंगे, कैसे कोर्ट्स का काम चलाएंगे। और तीसरा, हमारी जो स्टैच्यूट बुक्स हैं, जिसको हम संविधान या दूसरी चीजें, वो सब फिलहाल अंग्रेजी में थी। तो इन 3 कमियों को पूरा करने के लिए तय हुआ कि 15 साल तक हम अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखें। और कागज कहीं भी लिखा गया, संविधान में कहीं लिखी ये बातें, मैं आपको बता रहा हूं जो समय निर्णय हुआ। और उसके बाद युग आगे बढ़ा। उसके बाद ध्यान 53 आया, 1953। अब आप देखिए, उससे पहले जो राज्यों का विभाजन था, अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया। ठीक है ना, हर प्रदेश का कोई आधार नहीं था। और वहां पर रामुडू नाम के गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने भूख हड़ताल की और कहा कि तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण किया। भूख हड़ताल की, उनका देहांत हो गया और पंडित नेहरू जी बहुत चिंतित हो। और उस समय सबसे पहले सन 55 के आसपास आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। और फिर भाषाओं के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सिलसिला शुरू हुआ। महाराष्ट्र बना, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी पहले, गुजरात बना, उड़ीसा बना, बंगाल, सब भाषा की संरचना का क्रम शुरू हो गया 1955 के बाद। ये इसलिए जानना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक समय 63, क्योंकि 65 में 15 साल पूरे होने वाले थे। तो उस समय ये सोचा गया कि पंडित जी को लगा कि अब वो जो समय आजादी के समय का था, अब नहीं रहा। क्यों? अब क्षेत्रीय अस्मिता भी आगे बढ़ी। अब पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हम सोचते कि और क्या होना है। इसको अन्यथा मत समझिए। ये कहीं अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि बंगला को मैं पहले पढ़ूंगा, जैसे आज मैं पंजाबी को पहले पढ़ूंगा, आपको उसे सम्मान देना होगा। उसकी मातृभाषा के प्रति जो उसका सम्मान है, उसको बल्कि आपको जोर देना हो कि अवश्य आप पढ़ें। ठीक है, तो पहली बात हमारी अस्मिता बदल गई। पहले राष्ट्रीय अस्मिता आंदोलन की भाषा हिंदी बनी थी, और उसके बाद क्षेत्रीय अस्मिता तो प्राथमिकता बन गई। उसके बाद फिर भी हिंदी का नंबर नहीं आया, फिर उसका क्रम से चलिए। फिर क्या हुआ, 63 में ये तय हुआ, भैया जब तक हिंदी राजभाषा नहीं बनती, कम से कम 14 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्थायी स्वरूप के हैं, उनको हम हिंदी में अनुवाद करना शुरू। और यहीं पर हिंदी विभागों का सृजन शुरू हुआ, हिंदी ऑफिसरों की भर्ती हुई। मैं स्वयं भी आपने देखा मेरे परिचय में कि मैं वहीं से शुरुआत की। और उसके बाद समय आया 63 के बाद 67 तब ये लगने लगा था, क्योंकि अब हम उस समय समझिए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। आप नहीं कह सकते हिंदी के विरोधी। उन्हें ऐसा सबको लगा कि हमें देश को एक रखना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक सबको साथ लेकर चलना होगा। उस समय नागालैंड तमाम एक करके राज्य बन रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि अंग्रेजी उनकी राजभाषा बन गई थी। तो उस समय एक उसमें प्रस्ताव पारित किया गया 1967 के संशोधन में कि जब तक सभी राज्य की विधानसभाएं नहीं चाहेंगी, अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, लिखित रूप में 67। उसके बाद समय आया 68 का। मैं उस समय यही पढ़ता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मेरा आखिरी वर्ष था। त्रिगुणा से हमारे शिक्षा मंत्री थे उस समय। और उस समय ये प्रश्न उठा
एक ऑफिशियल लैंग्वेज रिजोल्यूशन संकल्प पारित हुआ पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में, और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात थी। ये बहुत बहुत बड़ा बात है और बड़ा दुखद है कि आज हम इस फॉर्मूले की बात ही नहीं करते। हिंदी की दिवस मना रहे हैं। हमें सबको साथ लेकर चले बगैर नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हालांकि एजुकेशन का फॉर्मूला था, इसको शुरुआत की। सबसे बड़ी विडंबना, हमको बड़ा दुख होता है कि तमिलनाडु ने कहा कि नहीं हम 2 भाषाएं मानेंगे, तमिल और अंग्रेजी। हम ये नहीं सोचना भूल जाते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों ने सबसे बड़ी बेईमानी क्या की, पहली हिंदी, दूसरी हिंदी और तीसरी हिंदी, ये था उनका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बिहार में कर्पूर ठाकुर, यूपी में मुलायम सिंह, अंग्रेजी पढ़ाई खत्म कर दी। उन बच्चों का भविष्य आपने अंधकार कर दिया। चर्चा करूंगा आपके अवसर के लिए चर्चा करूंगा। तो एक तो ये बात हो गई कि हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ बड़ी बेईमानी की। खासतौर पे हमारी अपनी भाषा को राजभाषा का सम्मान मिला, तब भी हमने ये नहीं आवश्यक समझा कि हमें कुछ और भी हमें पढ़ना चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि हमारे पास विरासत के रूप में अंग्रेजी की परंपरा थी। आधुनिक ज्ञान के सशक्त माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता थी। लाइब्रेरी लैंग्वेज, एक नया शब्द में बोल रहा हूँ, के रूप में हमें अंग्रेजी की आवश्यकता थी। पुस्तकें थी तमाम अंग्रेजी में, लेकिन हमने बच्चों को वंचित कर दिया उस अंग्रेजी पढ़ने से। वो बच्चों का भविष्य अंधकार में बना दिया। और थोड़ा और 68 में क्या क्या हुआ। दूसरी बात, यूपीएससी में तब तक अंग्रेजी माध्यम थी, एक तरह से परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा की आईएएस। तब ये सोचा जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले कम थी अब 22 हो गई है, इन भाषाओं को यूपीएससी में वैकल्पिक माध्यम रखा। ये बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब ये बात त्रिभुवन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, वो समझ गए थे कि अब अगर क्षेत्रीय भाषाओं को साथ लेकर हिंदी आगे नहीं बढ़ेगी तो हिंदी का भविष्य नहीं होगा। ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। उसको स्वीकार किया गया सर्वसम्मति से। राजभाषा संकल्प 1968 में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया। और थोड़ा और आगे बढ़िए, समय कैसे बदलता है। 76 का समय है, 1976, इमरजेंसी का दौर, आभास काल लग रहा था। उस समय राजभाषा नियम 1976 लागू हुआ, जिसमें पहली बार देश को अब ये लग गया था कि हिंदी भैया हम पूरी तरह से तो लागू कर नहीं सकते। 3 भागों में विभाजित हिंदी प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, जहां हिंदी के लिए कोई व्याकरण था, और तीसरा तमाम हिंदी भाषी प्रदेश। और अब इस परिदृश्य में हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो ये परिदृश्य समझने से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अवसरों तक पहुंचना है, तो हमें, मैंने एक नया फॉर्मूला अपने मन में बना रखा था, मैं उसको हिंदी प्लस कहता हूँ। अगर हिंदी के साथ आपने अंग्रेजी सीखी है, हिंदी के साथ आपने टेक्नोलॉजी सीखी है, हिंदी के साथ अगर संबंधित क्षेत्र में कर्नाटक कहीं है, वहां की भाषा सीखी है, तो समझिए हिंदी ही नहीं आपका भी भविष्य होगा। इसके बिना कुछ नहीं। मैं इसको हिंदी प्लस इसलिए बोलता हूँ, मात्र हिंदी में परीक्षा पास करके, मात्र सूरत तुलसीदास पढ़ के आपको एक भी नौकरी नहीं मिल सकती। इसको अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह समझ लें। कल मैं किसी से बात कर रहा था, उनका सब बहुत मेरे से ज्यादा कोई क्या जानता है जो 34 वर्ष तक ये काम करता रहा है, कि सब बहुत पोजीशंस निकलती है बैंकों में, रेलों में, सब जगह पे। मैंने कहा हिंदी की नहीं है, वो अनुवाद की है, जिसमें 2 भाषाओं की आवश्यकता है। मैं कनाडा में था, वहां मैंने देखा अनिवार्यता वो लोग हिंदी, सॉरी इंग्लिश और फ्रेंच सीखते हैं, अनिवार्यता, तब जाके अनुवाद की तरफ बढ़ते। हम अनुवाद में हिंदी वाले को ले लिया, अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए, कैसे सक्षम होंगे आज। इसीलिए मैं अभी, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे उस जमाने में संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, उनके साथ मैं अक्सर यात्रा करता था। वो कहते थे मुझे, मैं हर देश में जाता हूँ, सब अपनी भाषा बोलते हैं, हमारे पास इंटरप्रेटर्स नहीं मिलते हमको। आज भी इंटरप्रेटर्स का मैं खासतौर से आपसे कहना चाहूंगा, अनुवाद के पाठ्यक्रम शुरू हुए, इंटरप्रिटेशन का कोई कोर्स हमारे यहाँ नहीं शुरू हुआ। थोड़ा बहुत वर्धा में शुरुआत थी, उसमें भी वो गंभीरता नहीं है जो मैंने विदेशों में, उन यूनिवर्सिटीज में रहते हुए मैंने देखा है कि इंटरप्रेटर्स कोर्स, ट्रांसलेशन कोर्स होते क्या। दोनों भाषाओं पर अधिकार के बाद आप अनुवाद की बात सोचते हैं, उससे पहले नहीं। तो एक तो ये बात हम लोग समझ लें थोड़ा सा। तो क्या, तो थोड़ा सा हम और अब एक आगे चलेंगे, चुनौतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। तो मैंने जब प्लस के माध्यम से हम चुनौतियों को रेखांकित करते चलेंगे। मात्र हिंदी पढ़कर
अब तो मुझे बड़ा मजा है कि कोरोना ने कम से कम हम हिंदी वालों को टेक्नोलॉजी तो सिखाई। ऑनलाइन क्लासेस हो रही, कभी हिंदी वाले ने कंप्यूटर पर हाथ नहीं लगाया था और उसको लगाया। अब तो प्रिंसिपल साहब निकाल ही देंगे, अब नहीं चलेगा। और सबने सीखा और खूब अच्छी तरह क्लासेस की, बड़े अच्छे ढंग से क्लास की। मैं बहुत अच्छी तरह कोरोना के कुछ थोड़ा सा हमें जो उज्जवल पक्ष है उसको भी कभी कभी रेखांकित उन्हें करना चाहिए। और ये उज्जवल पक्ष है कि ऑनलाइन टीचिंग को, लेकिन उसको भी और गंभीरता से, लेकिन आज मैं उसको शुरुआत नहीं करूंगा। तो और थोड़ा सा हम आगे बढ़े कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा। अब थोड़ा सा मैं 3 परिदृश्यों के बारे में बात करूंगा, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। क्षेत्रीय मैंने आपको बताया कि अब सबकी राजभाषाएं अलग अलग हैं, बंगाल की, कर्नाटक की, कनाडा। तो उसके बगैर आप हिंदी की बात मत सोचिए। उस मार्गरेट जो बहुत प्रसिद्ध कवि है मराठी, उन्होंने कहा था हिंदी को महारानी नहीं, बड़ी बहन का रोल करना पड़ेगा, हमें विनम्रता दिखानी पड़ेगी, तब जाके लोग हमारा सम्मान करेंगे। तो इसको भी हम अपना ध्यान में रखें कि हम क्षेत्रीय स्तर पर उनकी भाषाओं को साथ, मैं जहां जहां भी रहा, बॉम्बे में था, मैंने मराठी की क्लासेस कंपल्सरी चलाई, आंध्र में रहा, तेलुगु की क्लासेस कंपल्सरी हमने चलाई। हमें सीखनी होगी ये सब भाषाएं, इससे बचना नहीं होगा। एक तो ये बात, और थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं कि थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे बैठे हैं, इसलिए और इस बात को रेखांकित करूंगा। मैं विश्व में लगभग 50-55 देशों में कई बार गया और भाषा के प्रश्न का ही मैंने अध्ययन किया। और मैं आज आपके सामने एक दावा करने जा रहा हूं, अगर आप चुनौती दे रहा हूं आपको, कोई विश्व का देश ऐसा नहीं है जो अगर बहुभाषी है तो उसने अपनी समस्या को हल किया हो भाषा। कोई एक भी देश, आपको उदाहरण दूंगा तो मैंने इसी का अध्ययन किया। पहली बात, हम जिन देशों का उदाहरण देते हैं एक भाषी का समस्या है ही नहीं। हम फ्रांस का उदाहरण देते हैं, कहां समस्या आपकी? जापान का उदाहरण देते हैं, चीन का उदाहरण देते हैं, कहां है समस्या आपकी? ठीक है, मैंड्रिन होते हैं, डंडा निकाल दिया एक दिन में भाषा की समस्या हो जाती। वहां के एक राजा हुए थे चीन में, एक बार कहा कि अब बहुत भाषाएं हो गई, बहुत लिपियां हो गई, कहने से एक तारीख तय करते हैं, उस जो मंडरिन को छोड़कर सारा साहित्य जला दो। कितना सुंदर समाधान है। हम इन चुनौतियों को समझने के लिए और संभावनाओं को और अवसर को समझने के लिए कि अगर देश बहुभाषी है तो हमें क्या करना होगा। उदाहरण में दो तीन दूंगा समय की कमी के कारण। एक उदाहरण बहुत दृढ़ता से कनाडा का तो इसलिए देना चाहूंगा कि कनाडा में सिर्फ एक प्रांत है जहां पर फ्रेंच बोली जाती है और वो इतनी संकल्प है और वहां लगातार वो होता है, प्लेबसाइट होता है हर 1-2 साल के बाद। और अभी तक 48-49 पे चल रहा है, जिस दिन 51 हो गया उनका देश में। उनकी एक ही शर्त है कि आपको फ्रेंच सीखनी है। तो अनिवार्यतः वहां पर फ्रेंच को एक तरह से बनाया गया और दोनों भाषाएं राजभाषाएं हैं। अब आप देखिए समाधान कैसे निकाला, एक प्रांत की भाषा है लेकिन उसको राजभाषा बना दिया और अनिवार्यतः हर प्रदेश में, क्योंकि मैं बहुत घूमा हुआ। दूसरा उदाहरण दूंगा आपको स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड कहाँ है, ध्यान से आप देखिए, मैं उदाहरणों के साथ में, हालांकि वैसे सिंगापुर बहुत से उदाहरण से दूंगा स्विट्जरलैंड का। मैं स्विट्जरलैंड में कई बार गया, जब मैं वहां पर 3 भाषाएं हैं, जर्मन जो 60% बोलते हैं, फ्रेंच 30% और इटालियन 10%। मुझे याद है पहली बार मैं जर्मनी, जहां बाजिल वहां पर ब्लैक फॉरेस्ट है, वहां से मैंने प्रवेश किया तो हर टीटी मेरे साथ जर्मन में बोल रहा था। जब मैंने फ्रेंच, बाजिल एक स्टेशन आता है, बाजिल जो बॉर्डर है इन दोनों का, वहां हर आदमी फ्रेंच बोल रहा था। टीटी की बात करूं तो रेलवे का आदमी था, मैं वॉच कर रहा था। और इटली का जो बॉर्डर है वहां सब लोग इटालियन बोल रहे थे। मैं आश्चर्यचकित था। और फिर जब हम जैसे विदेशियों को देखकर वो अंग्रेजी शुरू कर देते थे। अब तो आपको एक बात और मजेदार बता 2 मिनट ज्यादा होंगे स्मिता जी, कि वहां पर भारतीय लोग, हिंदी का क्यों प्रचार हो रहा है, 60% टूरिस्ट स्विट्जरलैंड में भारतीय हैं। यहाँ के भारत में नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसे ही नहीं है। अमेरिका में सब बता रहे थे, कनाडा में, यूके में, आप जाकर तो देखिए किस तरह से पंजाबी की पढ़ाई होती है, किस तरह से बंगला की पढ़ाई, कितनी भाषाएं जिसको बड़े सम्मान। वहां तो मिनिस्टर बने हुए, डिफेंस मिनिस्टर। इसलिए आप जो कह रहे थे कि एक समय बहुत दूर नहीं है, 142 देशों में है, वो समय दूर नहीं है जो कहीं राजभाषा भी बन जाए।
और इसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा, हमारे गर्व की बात होनी चाहिए, हमारी भाषा की बात होनी चाहिए। तो स्विट्जरलैंड में मैंने क्या पाया कि वो 3 भाषाएं सबको छूट है, प्लस अंग्रेजी आप सीख लीजिए। यानी मल्टीलिंगुअल होना मल्टीलिंगुअल कंट्री की मूलभूत आवश्यकता है। और सबसे पहले मैं अपने को दोषी मानता हूं, हम हिंदी भाषी लोग हिंदी के अलावा कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम चलता है। इसलिए ये तो बहुत सौभाग्य है कि हिंदी में गुजारा होता है, लेकिन हम अगर नहीं ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कत। एक तो ये बात हम याद रखें, कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं है जिसने अपनी समस्या को हल किया हो अगर वो बहुभाषी है। नंबर 1 एक देश हुआ करता जिसका उदाहरण मैं देता था, और इसलिए मैंने रशियन पढ़ी थी, रशिया, सोवियत यूनियन, 15 रिपब्लिक्स का एक बना था देश, यूनियन, और 1991 में खंड हो गया, 15 टुकड़े हो गए। अब पता ही नहीं कि कहाँ रशिया एक रह गया और सब अलग अलग टुकड़े हो गए। तो वहां पर भी नहीं जोड़कर रखा जा सका रशिया के। उदाहरण देखिए इस चीज को, और थोड़ा सा आगे चलें हम इस बात को। तो अब तीसरी चीज जो मैं प्लस में मानता हूं कि हिंदी में अंग्रेजी की क्यों आवश्यकता है, इसको भी समझ लें। इसमें संकोच की बात नहीं है। हमारे यहाँ पर अंग्रेज जब आए तो ज्ञान, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आरंभ हुई। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग की शिक्षा हुई, मेडिकल साइंस की शिक्षा हुई। मैं अब पुरानी ज्ञान परंपरा की बात नहीं कर रहा, उसका प्रति पूरा सम्मान रखते थे, लेकिन आज हमारी जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो निश्चित रूप से जो उसकी पढ़ाई है उसका माध्यम अंग्रेजी मूल रूप से है। तो अपने बच्चों का वंचित कर देंगे अगर आप अंग्रेजी देंगे। इन एरियाज में तो भैया हिंदी वाले सोचिए ही मत, ऐसा ये कह देंगे ना, उधर मत सोचना। अच्छा चलो कहाँ सोचें, हमने तो हिंदी में एमए किया था, वैसे तो मैं मजाक में कई बार एमए तो एमए ही कर लिया था। एमए करके भी हमें नहीं मालूम है कि अंतिम दिन तक हमें नहीं पता था कि हमें करना क्या है। हम चर्चा ही नहीं करते थे रोजगार के बारे में। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी बात साहब आपको कहूँ, मैंने यहाँ कहा था सब लोगों से कि इस कॉलेज ने बहुत बड़ी शुरुआत की थी रोजगार पर पाठ्यक्रम को चलाकर, और मुझे खुशी इस बात की पता चली कि ये बच्चे कहीं कहीं जॉब भी नहीं मिलते हैं। तो हमें पहला ये प्रयास इसलिए करना होगा कि अपने उन विषयों को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए जितना भी प्रयास होता है वो हमको करना होगा। अब दूसरी आखिरी बात जो मेरे सबसे प्रिय विषय है, जिस पर पिछली बार इसी विषय में बोला था, वो है टेक्नोलॉजी। आज के युग में आप बिना टेक्नोलॉजी के हिंदी किसी भी भाषा के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास संभव है। और इसका उदाहरण मैंने कहा था अमूल जी से, मैं आपकी खबर लूंगा मंच पर जाकर। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि हिंदी प्रकाशन क्षेत्र में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं या पुस्तकें छपती है वो यूनिकोड कॉम्प्लायंट नहीं होती। इसका अर्थ क्या मतलब है कि वहां पर 2-3 उदाहरण दूंगा इसलिए आप समझ जाएंगे, और आमोद तो सबसे पहले समझेंगे। और ये कि वहां पर बड़ी बुनियादी चीजें जो है हमारे सॉफ्टवेयर की विशेषताएं, वो है स्पेल चेकर। आपने कभी सुना है हिंदी में स्पेल चेकर? नेवर। और प्रकाशन जगत की मूलभूत आवश्यकता है स्पेल चेकिंग, ग्रामर चेकर। मैं स्वयं माइक्रोसॉफ्ट में 7 साल रहा और हमने इन चीजों को डेवलप किया, लेकिन कोई नहीं इस्तेमाल करता। किसी से पूछता हूं स्पेल चेक क्या होता है, इंग्लिश में तो होता है सर। क्या मतलब, आपने अपने आप को पहले सीमित कर लिया। यूनिकोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कोड, कि विश्व की सभी भाषाओं में और हिंदी में भी वो सारी सुविधाएं कंप्यूटर पर सुलभ होना जो अंग्रेजी और विकसित भाषाओं में 100% भाषा, मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ 100% सुविधाएं। लेकिन प्रकाशन उद्योग बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हुआ है। वो भविष्य है जो युवा लोग आएंगे। आज डिजिटल पब्लिशिंग का युग है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नए प्रकाशकों ने इस आगे बढ़कर नई पीढ़ी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। लेकिन अभी भी जो सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे बड़ी जो कोई भी इस्तेमाल करें, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर, बहुत कम 1-2 सॉफ्टवेयर नए आ भी गए हैं जिनको कॉम्प्लायंट है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए स्पेलिंग में सैकड़ों गलतियां आज भी प्रूफ रीडर के पीछे पड़े रहते हैं। मैं कहता हूं जो लेखक अपनी रचना लिखता है वहीं से शुरुआत होती पब्लिशिंग की। वो अगर उसको उसी में स्पेल चेक आ जाए, उसी में सब कुछ ठीक होता चला जाए, और उसके बाद आपको एक कॉपी दी गई, आप उसको फ्रेम करेंगे, बनाएंगे, तब जाके पुस्तक प्रकाशित होगी। तो एक तो मेरा चुनौती आपको, और मुझे मालूम है आप चुनौती स्वीकार करेंगे, यहाँ भी स्वीकार करेंगे, हमें सूचना भी देंगे, लेकिन ये मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि हमारे साथ हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हमको।
अब मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, आप कहते इंजीनियरिंग की पढ़ाई बड़ी बहुत ही पॉजिटिव हमारी संचालिका है कि बहुत आसानी से स्वीकार करती है। इससे बड़ी विडंबना क्या होती है कि इसी विश्वविद्यालय के अंदर जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सिंधी का उदाहरण मुझे मालूम है क्योंकि हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको बताया, बच्चे चाहते हैं हिंदी माध्यम से पढ़ाना, सिंधी, पंजाबी, हम अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं उनको। मैं एक पुस्तक भी लाया आज एक तरह से, किससे हम हिंदी माध्यम से पंजाबी कितनी आसानी से सीख सकते, हम अंग्रेजी बीच में कहां से आ जाती है, क्योंकि अंग्रेजी का कहां कोई दोनों में क्या साम्य है हिंदी और अंग्रेजी में। तो मेरा आग्रह है कि कम से कम उन विषयों में शुरुआत करें हिंदी माध्यम, विकल्प दे दें भैया, विकल्प दे दें, ताकि बच्चे जो आ रहे हैं जो अंग्रेजी सीखने में, अगर आपको सीखनी पंजाबी और आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या मतलब है इस बात का। तो मेरा एक आग्रह है कि हम शुरुआत करें इन विषयों की जो हमारे समाज विज्ञान से, भाषा, ह्यूमैनिटीज से संबंधित विषय हैं, वहां से शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात आपकी इंजीनियरिंग की, मेडिकल साइंस की, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत भ्रम में रहते हैं हिंदी वाले, कि भोपाल में अटल बिहारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत वहां पर शुरुआत हुई थी अंग्रेजी हिंदी माध्यम से IIT बंद करने के लिए। क्यों? जब अध्यापक मिल रहे थे ना विद्यार्थी मिल रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक प्रश्न, और अभी फिर नया प्रयोग शुरू हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आग्रह पर शुरुआत हुई है। उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि हम पढ़ते रहे, वो कहते हैं जब प्लेसमेंट होता है अंग्रेजी वालों का, हमारा प्लेसमेंट लेने के लिए कौन आएगा। अब इन चुनौतियों को रखें, आप दृढ़ता से जितना रेखांकित नहीं करेंगे ना, आप इसके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं कर सकते। तो मेरा क्या कहना है, मैंने इस सब लोगों सबसे समय समय पर बात की कि हम ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करें, और है भी, लोगों को पता ही नहीं कि सॉफ्टवेयर कहाँ है। मैं हैरान है, कई नीचे में गया कि अभी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बने, अनुसारिक सॉफ्टवेयर, जिसमें आप पंजाबी से हिंदी में, पंजाबी का मुझे मालूम नहीं प्रयोग किया कि नहीं, लेकिन मैंने तेलुगु वगैरह सब भाषा, इतना सुंदर अनुवाद होता है, क्योंकि अंग्रेजी से अनुवाद करके 100 गलतियां तो पहले ही कर डालते हैं, क्योंकि इतनी अधिक समानताएं और इतनी कम विषमताएं हैं कि आप भारतीय भाषा में परस्पर अनुवाद बड़ी सहजता से कर सकते हैं। उन सॉफ्टवेयर का हमको विकास करना है। एक तरह से शिक्षण में मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन इज नॉट एनफ, मैं इसको मल्टीमीडिया एजुकेशन सिस्टम, आपने कहा, आपने ठीक है, पिताजी अपना भाषण पिला रही है अच्छी तरह से लोगों को, और लोग सुन रहे हैं, विवश है, सुनना ही। जब तक उसके अंदर आपके ग्राफिक्स नहीं आएंगे, जब तक जीवंत नहीं होगा वो माध्यम, जब तक लाइव लगेगा नहीं, फ्री डायमेंशंस नहीं होंगे उसके अंदर, आप मुझे बताइए कैसे होगा। उसमें एक बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा, ये क्योंकि शिक्षण को रोचक बनाया जाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए मैंने एक प्रयोग किया जिसको एडुटेनमेंट कहते हैं, बहुत जल्दी वेबसाइट आ जाएगी, मैं बिल्कुल से आपको भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप घर में बैठे बच्चों को हिंदी के गाने गाते हुए हिंदी सिखा सकते। जरूरी कि बड़ी गुरु गंभीर बातें करें तभी हिंदी आएगी। इतने आज हिंदी बॉलीवुड का जो इतना बड़ा प्रताप सारे विश्व में है, जिसकी चर्चा बार बार होती है, उसके डायलॉग्स, उसके गाने, उन्हीं को अब पाठ्य सामग्री में बनाकर हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि निष्कर्ष मैं थोड़ा सा अवसर बढ़ा के अपनी बात समाप्त करता हूँ। असल में ना संभावनाएं की बात मैंने सोची थी, बाद में शक्ति मैंने अवसर लिखा हुआ। असल में ऐसा है कि अगर हिंदी भाषी व्यक्ति, मैं हिंदी भाषी की क्यों बात करूँ, सब भाषाओं को लेकर चलेंगे ना, हम पंजाबी भाषी व्यक्ति, गुजराती भाषी व्यक्ति, आप उसको डे 1 से मान के चलें कि बेटे ये मल्टीलिंगुअल है, आपको यहाँ पर एक से दूसरी भाषाएं सीखनी ही पड़ेंगी। अगर गुजरात में है, आपका जन्म हुआ है गुजरात में, भले या पंजाबी हो, आपको गुजराती भी सीखनी है अपनी भाषा के अलावा। तो आप देखेंगे बच्चा शुरू से एक अतिरिक्त भाषा लेकर शुरू होगा, हिंदी हो, क्षेत्रीय भाषा होगी, और उसके बाद में अंग्रेजी को, जैसे मैंने बात की आपसे कहा था कि मैं इसको लाइब्रेरी लैंग्वेज बोलता हूँ, आप चले जाते सारी पुस्तकें इंजीनियरिंग की आपको अंग्रेजी बनेगी। और फिर कितना अनुवाद, लोग कहते हैं अनुवाद करें, कितना अनुवाद करोगे, और जो भ्रष्ट अनुवाद हम करते हैं हम जानते हैं क्यों करते हैं, इसको भी समझ लीजिए। मुझे कहा गया आप अनुवाद कर दीजिए, मैं तो पिछले 15-20 साल से विश्व की कई संस्थाओं के लिए अनुवाद करता हूँ, लेकिन मुझे आता ही नहीं जियोग्राफी, मुझे आता ही नहीं केमिस्ट्री, साइंस, मैं कहां से अनुवाद कर लूंगा। तो वो क्या रहा है, विडंबना क्या है, अनुवादक से न तो उनको अंग्रेजी अच्छी तरह आती है,
ना उनको विषय की अच्छी तरह जानकारी है, और हमसे अपेक्षा की जा रही कि ये बहुत बढ़िया अनुवाद करके वो दे देगा। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम लोग इन सारी जो हिंदी प्लस को साथ लेकर अगर चलेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन उसमें थोड़ी दृढ़ता दिखानी पड़ेगी और अपनी भाषाओं का पूरा सम्मान करना पड़ेगा। जरा भी आपके मन में भाव ज्यादा होता है कि आप कहीं श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप हिंदी भाषी हैं, आपकी भाषा राजभाषा है, वहीं आप हिंदी का समझ लीजिए कि कल्याण नहीं करेंगे बल्कि उसको नीचे लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आभार सर, इतने सार गर्भित व्याख्यान के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सर ने बड़े विस्तार से हमारे विषय को लिया और एक एक शब्द के सहारे समझाने की कोशिश की हमें, और बताया कि किस तरह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वतंत्रता से पूर्व की जो राष्ट्रीय अस्मिता है वो धीरे धीरे क्षेत्रीय अस्मिता में बदलती चली गई, और फिर 1968 में किस तरह यूपीएससी की भाषा में 22 क्षेत्रीय भाषा को स्थान दिया गया। आपने हमें हिंदी प्लस का फॉर्मूला दिया, आशा करती हूँ सर हम उन्हें जरूर अपनाएंगे, और ये बिल्कुल सही दिशा की ओर आपने हमें संकेत किया कि एक बहुभाषिक देश में बहुभाषिकता को अपनाना बहुत आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और कैसे आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और जो आने वाली चुनौतियां हैं या जो अभी चुनौतियां हैं उस पर आपने बहुत विस्तार से हमारा ध्यान आकर्षित किया, और सर हमें स्वीकार है आपकी चुनौतियां, आपने समाधान भी बताया। हम कोशिश करेंगे कि हम इस ओर अग्रसर हों। सर आपका बहुत बहुत आभार। अब हम स्वागत करेंगे योगी अलकामणि त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप वर्तमान में राजकमल प्रकाशन समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, और एक विशेष बात जो रेखांकित करने की है, आपने अपना शिक्षण कार्य इसी महाविद्यालय से पूर्ण किया है। विद्यार्थियों में पठन पाठन की रुचि को बढ़ावा देने हेतु आपने 50 से अधिक पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन में सहयोग दिया। आपको राष्ट्रीय पुस्तक मेला द्वारा इलाहाबाद सेवा रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय में आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व का विषय है। एक प्रकाशन समूह के कार्यकारी अधिकारी के तौर पर आप हिंदी में अवसर एवं चुनौतियों को किस रूप में देखते हैं, इस पर केंद्रित वक्तव्य के लिए सर आप मंच पे आमंत्रित हैं। नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य जी, जसविंदर सिंह जी, प्रोफेसर अनिल राय जी, प्रोफेसर राजीव कुमार जी, सबसे पहले मैं अपने दो प्रिय शिक्षक को नमन करता हूँ। प्रोफेसर और जिनका ना होना आज भी विश्वास नहीं होता कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय वीना अग्रवाल मैम और आदरणीय चरणजीत सिंह सर। 2005 में कॉलेज से निकलने के बाद शायद ही मैं अपने आप कॉलेज आया हूँ, लेकिन वीना मैडम ने मुझे कई बार मिलने के लिए कॉलेज बुलाया, और चरणजीत सर, आशा मैडम तो हर साल विश्व पुस्तक मेले में आते थे, हमसे मिलते थे, मुझे आशीर्वाद देके जाते थे कि अच्छा कर रहे हो, कॉलेज आया करो, मिला करो, लेकिन ऐसा हर बार संभव नहीं हो सका। यहाँ पे मैं स्मिता मैम का सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज बुलाया मेरे को, आप सबसे 20 साल बाद मतलब फिर से मिलाया, कॉलेज आज इतने टाइम बाद आके अच्छा लगा। मेरे लिए ये बहुत सम्मान और गौरव का बात है कि मतलब ये मैं आपको बता नहीं सकता, और शायद अभी आप समझेंगे भी नहीं कि 20 साल बाद आप लोग के सामने खड़े होके, अपने अध्यापकों के सामने खड़े होके मैं अपनी बात यहाँ से आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आज का विषय हिंदी के नए क्षितिज, अवसर और चुनौतियां। ये एक ऐसा विषय है जिस पे बरसों से बात हो रही है। हम विषय पर कई दिनों तक बात कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं हिंदी दिवस अभी बीता है, हिंदी पखवाड़ा चला है। मंच में बोलने का अभ्यस्त नहीं हूँ
और मेरे आप सबके सामने खड़े होकर तो मुझे, और आप सबसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सब ये बताएं कि आप सब पंजाबी भाषा में पढ़ते हैं। जो पंजाबी भाषा में पढ़ते हैं वो अपना हाथ उठाएं। और अब आप सब हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो आप जितने हिंदी भाषा में पढ़ते हैं हाथ उठाएं। और आप ये बताएं कि जो अन्य माध्यम हुए जैसे पॉडकास्ट, ई बुक या वेबसाइट या यूट्यूब या इनके माध्यम से जानकारी ग्रहण करते हैं, इनको पढ़ते सुनते हैं, वो कितने जने हैं? तो आप सबसे बस यही बताना चाहता हूं कि ये है हिंदी का नया क्षितिज, जिसमें हम सबको एक साथ सब चीजों को साथ लेके साथ जोड़ के चलना है। तो इसी को कैसे हम तैयार करें, इसके लिए क्या हमें संभावनाएं तलाशनी चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए, इसी पे वर्षों से बात हो रही है। कुछ कुछ काम सब फील्डों में हो रहा है और इसी को समझते हुए अपनी भाषा का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एक मशहूर कहावत है, 4 कोस पे पानी बदले, 8 कोस पे वाणी, 20 कोस पे पगड़ी बदले, 30 कोस पे धानी। तो ऐसी विविधताएं भरे देश को एक साथ लेके चलना, एक धागे में पिरोना, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो लगता है जैसे सिख धर्म को सबसे नया धर्म माना जाता है, जिसमें सभी धर्मों के अच्छी बातों को अपने अंदर शामिल किया गया, ऐसे ही हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सबको साथ लेके चल सकती है। उसमें ये क्षमता है कि वो, जैसे सर ने बताया, कि वो बड़ी बहन की तरह सबका नेतृत्व कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारी बातें सर ने बता दी और प्रिंसिपल सर ने भी हमारे सामने रखी। मैंने भी कुछ नोट की हुई थी हिंदी के बारे में, मैं उसमें से कुछ बातें फिर दोहरा देता हूं आपको। विश्व में सबसे अधिक बोले और समझे जाने वाली तीसरी भाषा हिंदी है। विश्व में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई देशों में हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। अपने देश में 11 राज्य और 3 केंद्रीय राज्य प्रदेश की भाषा हिंदी है। विदेशों में रह रहे बहुत सारे भारतीय या वहां के नागरिक YouTube और ब्लॉग के माध्यम से हिंदी को प्रचार कर रहे हैं या जीवित रखे हुए हैं। इंटरनेट पे भी हिंदी स्वीकार्य और लोकप्रिय है। हिंदी पत्रकारिता, हिंदी साहित्य, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हिंदी जीवंत बनी हुई है, विश्व भर में प्रसारित हो रही है। जैसा मैंने कहा, हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत छुपाई हुई है। द्रविड़, आर्य, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, पंजाबी, ऐसी तमाम भाषाएं हिंदी में शामिल हैं। इससे हिंदी का सौंदर्य बढ़ता है और हिंदी और मजबूत होती जा रही है। उदाहरण हमारा भारतीय सिनेमा है इसका, जिसने देश दुनिया को जोड़ा हुआ है और हिंदी को सुनने और समझने के लिए एक नया पाठक और नए मतलब समूह को जोड़ता चल रहा है। जो हमारा एक प्रश्न विद्यार्थियों की ओर से है, जैसे आप प्रकाशन में हैं, आप किसी प्रकाशन से, तो बच्चों के दृष्टि से जैसे आप प्रकाशन पूरा में उनके लिए क्या चीजें उपलब्ध रहेगी? मुझे लगता है कि देखिए, हिंदी मतलब एक ऐसे समय में हमको बाजार को नहीं भूलना चाहिए। एक हिंदी चुनौतियां दोनों बाजार लेके आता है। बाजार एक ऐसा है जिसके आने से चुनौतियां बहुत आती हैं, उसी से अवसर बढ़ते घटते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि भारत में
बहुत मल्टीनेशनल कंपनी आई, मतलब भारत इतनी बड़ी जनसंख्या एक पूरे विश्व को आकर्षित करती है एक बड़े बाजार के तौर पे। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आई और उन्होंने इसको समझा। पहले थम्स अप तेज द ठंडर कह के बिकता था, अब वो कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं। ऐसे ही कोका कोला ने कहा सर उठा के पियो, ठंडा मतलब कोका कोला। पेप्सी ने आके कहा डर के आगे जीत है। होंडा बोला दिल की धड़कन। क्लोजअप ने पूछा क्या आप क्लोजअप करते हैं। तो ये जो बाजार है, जो जिसको मल्टीनेशनल कंपनियों ने समझा कि जब तक हम वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं या एक ऐसी भाषा जिससे अधिकांश जनता जुड़ी हुई है, जब तक उसको अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, साथ नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हिंदी पहले से ही, मतलब आप जैसे बताया कि 11 राज्यों में और 3 यूनिट टेरिटरी में बोली जाती है, तो आधा भारत तो लगभग उसके साथ जुड़ा हुआ है। बाकी और हम प्रयास करें तो आगे भी बढ़ते चलेंगे। हाल ही में गीतादेशी जी की पुस्तक रेत समाधि को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह मतलब पूरी दुनिया की नजर, मतलब इस पुरस्कार के बाद पूरे विश्व की नजर हिंदी पे आके रुकी है। और हिंदी अचानक ही हिंदी एक सबके सामने आई, जिसमें हिंदी से अनुवाद होना या हिंदी के लिए अनुवाद करना की बहुत संभावनाएं बड़ी, मांग बढ़ गई एकदम से। और पिछले काफी समय से हिंदी में अच्छे गुणवत्ता के साथ अनुवाद हो रहे हैं। साहित्येतर किताबें बहुत आ रही हैं, जिसमें फैक्ट्स को बहुत अच्छे से रेखांकित किया जा रहा है। सभी फैक्ट्स की जानकारी के साथ किताबें आ रही हैं। तो ये एक हमारे को और मजबूत स्थिति में लेके चलते हैं। एक बस आखिरी में अपनी बात और मैं कहूंगा, आप लोग के जो सवाल हो मैं सबके मिलकर प्रयास करेंगे कि हिंदी की क्षमता को और बढ़ाए और यह अधिक सक्षम बन सकती है और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भाषा के रूप में और अधिक मान्यता हासिल करेगी। यह तभी होगा जब हमारी मानसिकता बदलेगी। हम अपनी भाषा बोलते, लिखते, पढ़ते गर्व का अनुभव होगा। चीन, फ्रांस, रूस, जापान आदि देश अपनी भाषा में बात करते हैं और अनुवादक के माध्यम से विदेशी श्रोताओं को तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो जल्द ही हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन आएगा जब हम भी हिंदी में अपनी बात कहेंगे और अनुवादक के माध्यम से विदेशी श्रोताओं तक हमारी बात पहुंचेगी। और फिर आगे आपके जो सवाल होंगे सब इस पे जवाब देता हूँ। धन्यवाद। बात का जवाब दे रहे सर ने अच्छी बात बताई कि प्रकाशन जगत में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेके, यूनिकोड के प्रयोग को लेके, तो हम अपने संस्थान में अभी सब जो नई से नई टेक्नोलॉजी है उसको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। हमारी संस्थान से लगातार सब ई बुक्स भी पब्लिश हो रही है, ऑडियो बुक्स हम लगातार कर रहे हैं और सारी किताबें हम पिछले मेरे ख्याल से 5-7 साल से सारी किताबें हमारी यूनिकोड में ही तैयार होती हैं। और यूनिकोड में भी बहुत सुंदर फॉन्ट हिंदी में अवेलेबल है। जो जरूरी है कि वो पेड सॉफ्टवेयर हैं, पेड चीजें हैं, तो इसलिए हिंदी समाज में ज्यादातर उससे प्रयोग नहीं किए जाते। लोग चाहते हैं कि वो फ्री में डाउनलोड हो जाए, फ्री में मिल जाए, तो इसलिए इसका प्रयोग थोड़ा कम दिखता है। लेकिन हम अच्छे फॉन्ट और यूनिकोड को पूरा साथ लेके चल रहे हैं। इसके बिना आगे गति नहीं है। अब अगर आपको विश्व स्तर पे जाना है तो आपको यूनिकोड को अपनाना पड़ेगा। यूनिकोड ही सभी डिजिटल माध्यमों से जुड़ने का एकमात्र इस वक्त साधन है। आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कुछ भी काम करना है, आपको सोशल मीडिया में आगे अपनी बात कहनी है, सभी जगह यूनिकोड अनिवार्य है।
और धन्यवाद। आभार आमोद महेश्वरी जी आपके रोचक व्याख्यान के लिए। और अब मैं बड़े ही हर्ष के साथ अपने विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर आशा मेहता मैम को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी बच्चों को मिला और सभी साथियों से मैं आज इन बच्चों से बहुत समय हुए हैं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। मैं कुछ ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस मैंने ये विषय देखा तो एक छोटी सी कविता लिखी है, वही आपके सामने पढ़ूंगी। मैंने इसलिए ये कहा है पहले पढ़ने के लिए क्योंकि अध्यक्षीय भाषण के बाद और कुछ बोलना जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं हिंदी भाषा गंगा हूँ सजीव, शब्द है मेरे अवयव, सजीवता मेरा गुण, मुझे बोलते हैं 100 करोड़। मैं कर सकती हूँ आत्मसात अन्य भाषाओं के शब्दों को उनकी व्यंजना के साथ। मेरा उद्गम है संस्कृत गोमुख, जो विश्व की प्रथम एवं समृद्धतम भाषा है। मुझमें है प्रतीक, बिंब, छंद, अलंकार। मेरी शब्द शक्तियां भेद सकती हैं गहन अंधकार। मैं सदा हटकर चली हूँ लीक से, मैंने स्वयं को समृद्ध किया है विज्ञान और तकनीक से। मेरी स्मृति है जन जन से, लेकिन मुझ भाषा गंगा का भारत में विलय होगा कैसे। पहले पूरी शक्ति से मुझे अपनी जिह्वा पर बिठाओ तुम, वही मुझ में प्राणों का संचार करेगा, वही मुझ पर उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। इतनी सुंदर कविता के लिए बहुत आभार। अब इस कार्यक्रम की संयोजिका और हम सबकी प्रिय पथ प्रदर्शक और वर्तमान में हमारे विभाग की वरिष्ठतम प्राध्यापिका प्रोफेसर स्मिता मिश्र, आपका स्वागत है। गुरुवर मल्होत्रा सर, प्रोफेसर अनिल राय जी, मेरे प्रिय विद्यार्थी आमोद और हमारे विभाग से सेवानिवृत्त हुई डॉक्टर आशा मेहता जी, डॉक्टर जसवीर कौर जी, अन्य विभागों से आए हमारे साथीगण और हमारे विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के कोटेशन से मैं बात शुरू करूंगी। उन्होंने भाषा के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा था, मुझे देश की आजादी और भाषा की आजादी में किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निस्संकोच भाषा की स्वतंत्रता चुनूंगा। देश की आजादी के बावजूद भाषा गुलाम रह सकती है, भाषा की गुलामी रह सकती है, लेकिन भाषा यदि आजाद हुई तो देश गुलाम नहीं रह सकता, इस बात पर तय। गुरुवर ने अभी पूरा एक ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे सामने एक परिप्रेक्ष्य, व्यापक परिप्रेक्ष्य उपस्थित किया कि हिंदी राजभाषा बनी और राजभाषा बनने के साथ साथ हिंदी के विकास के सांस्थानिक प्रयास शुरू हुए।
क्योंकि मैंने भी कई जगह पे कार्य किया है और अपने अनुभव से जाना है कि सरकार के तमाम प्रयास हिंदी भाषा को अवसर उपस्थित कराने के लिए नाकाफी रहे। पर शुक्र है मीडिया का, सिनेमा का और आज नए सोशल मीडिया का, जिसने हिंदी के लिए एक ऐसा अनंत आकाश खोल दिया है। और हिंदी ही नहीं, हमारी समस्त अन्य राष्ट्रीय भाषाएं, अन्य हमारी जो राष्ट्रीय भारतीय भाषाएं हैं, वे सब आज हमारे साथ उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हैं जहां कोई भी भाषा भाषी आज यह कहने में सकुचाएगा नहीं कि मैं भारत का हूं और मैं, मेरी मातृभाषा या मेरे राष्ट्र की भाषा हिंदी या अन्य भारतीय भाषा है। तो यह जो गौरव बोध है, यह गौरव बोध केवल कागजों से नहीं आता है, क्योंकि जो भाषा पेट से नहीं जुड़ती है, रोजी रोटी से नहीं जुड़ती है, जो केवल अभिजात्य की भाषा बन के रह जाती है, वो भाषा समय के साथ रुक जाती है। कमलेश्वर जी ने हालांकि मजाक में शायद ये कहा था, लेकिन बात कही थी कि जो भाषा है वो जितनी भ्रष्ट होगी, भ्रष्ट उनका डिक्शनरी के रूप में भ्रष्ट नहीं था, उनका कहना था भाषा जितनी भ्रष्ट होगी उतनी ही आम लोगों के काम आती जाएगी। यदि हमने एलीट की भाषा बना के छोड़ दी तो वो भाषा समाप्त हो जाएगी। ये कमलेश्वर जी ने एक सेमिनार में कहा था जहां मैं उपस्थित थी। तो हिंदी हमारे भारतीय भाषाओं के को लेकर के आगे बढ़ने वाली भाषा है। ये अगर मैं सिनेमा के संदर्भ में बात करूं कि हिंदी को डायपर पहनने वालों की भाषा कहने वाले कमल हासन जी जब ये देखते हैं कि पुष्पा या आरआरआर या बाहुबली जैसी फिल्में केवल उनके दक्षिण से बहुत दूर उत्तर में और हिंदी क्षेत्रों में, हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में वह प्रसिद्ध हो रही है, ख्याति मिल रही है, तो वे भी अपने फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उसी हिंदी पट्टी के कार्यक्रम में आते हैं। तो ये एक राजनीति से, प्रशासन से बहुत परे जाकर के व्यवहारिक रूप से हिंदी और भारतीय भाषाएं जिस रूप में बढ़ रही हैं और उनके जो नई छवियां पैदा हो रही हैं, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर हैं वह हरियाणा, पंजाब ऐसे क्षेत्रों में बहुतायत में जा रहे हैं। तो यदि हम पंजाब की भाषा की बात करेंगे तो उन हिंदी भाषियों को हम कैसे नजरअंदाज कर देंगे कि उनकी उपस्थिति से जो हिंदी और पंजाबी का मेल हो रहा है, पंजाबी भाषी के पास उस हिंदी पट्टी के तमाम शब्द आ रहे हैं और उस हिंदी पट्टी के मजदूर के पास पंजाबी के तमाम स्थानीय शब्द उसकी भाषा के साथ, उसकी संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं। तो अध्ययन जब हम करेंगे तो उन्हें हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये हिंदी के या किसी भी भारतीय भाषा के नए डायमेंशंस हैं कि हिंदी के अलग अलग शेड्स आ रहे हैं। तो अभी बात की थी अमोद ने, ठंडा मतलब कोका कोला, विज्ञापन एमएनसीज किस तरह से हिंदी को अपना रही हैं। तो जब से हमने अपने आकाश के रास्ते मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, संचार व्यवस्था के लिए खोल दिए हैं, तो बाहर की हवाएं बेरोक टोक हमारे पास आ रही हैं। तो ये तो एक तरफ तो खुशी की बात है कि कोका कोला को कहना पड़ रहा है हिंदी में आगे कि ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन इसकी बड़ी चुनौती ये है कि हमारी संस्कृति में ठंडा का मतलब कोका कोला नहीं होता था। ठंडे का मतलब लस्सी होता था, छाछ होता था, गुड़ का शरबत होता था, सत्तू होता था। यानी बहाने से
वो कोक के माध्यम से हमारे भारतीय पदार्थों को अपदस्थ कर रहे हैं। कैडबरी हमारे भारतीय मिष्ठानों को अपदस्थ कर रही है। तो अवसर आ रहे हैं, लेकिन उन अवसरों को संयम के साथ समझना, उन चुनौतियों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं केवल गांधी जी के कथन से इस बात को समाप्त करूंगी कि मैं चाहता हूं, 1921 में उन्होंने यंग इंडिया जो वही समाचार पत्र निकालते थे, उसमें भारतीय सांस्कृतिक नीति के बारे में छापा था। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की सांस्कृतिक हवाएं बेरोक टोक मेरे घर में बहें, लेकिन मैं उनमें से किसी भी हवा के झोंके से अपने पैर नहीं उखड़ने दूंगा। तो इन दिनों जहां हम सूचनाओं के जखीरे पर हैं, बहुत कुछ, और मीडिया इस कोशिश में लगा है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, एक्सक्लूसिव देना है। ऐसे में बहुत कुछ छूट रहा है। हमारी भाषाई अस्मिता, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता छूट रही है। तो मुझे लगता है कि गांधी जी का एक कथन हमें वह दिशा दिखाता रहे, हम उससे दिशा ज्ञान लेते रहें कि हमारे में तमाम सांस्कृतिक हवाएं बहें, लेकिन हमारे पैर न उखड़े, हमारे पैर न उखड़े। शुक्रिया। धन्यवाद प्रोफेसर स्मिता। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से आमोद जी हैं और प्राचार्य महोदय प्रोफेसर अनिल राय और मल्होत्रा जी, सब किसी न किसी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और बहुत काम कर रहे हैं। हिंदी विभाग से संबंधित प्रोफेसर अनिल राय को कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से परिचित हैं। पर फिर भी एक औपचारिक परिचय के लिए फिर अपनी सहयोगी अलका मणि को आमंत्रित करती हूँ मंच। सर, आपका परिचय मैं क्या दूं, मैं खुद आपकी विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो आज आपको पहली बार सुनेंगे, आप वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। आप चीन के पेकिंग विश्वविद्यालय बीजिंग में 2.5 वर्षों तक विजिटिंग प्रोफेसर रहे। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में निर्गुण काव्य में नारी, आदिकालीन हिंदी साहित्य अध्ययन की दिशाएं, स्त्री के हक में कबीर, पाश्चात्य काव्य शास्त्र कुछ सिद्धांत कुछ वाद, माओ के देश में चीनी लोक कथाएं इत्यादि हैं। आपके आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। आप विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के प्रबंधन निकायों से जुड़े हैं। सर, आप अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित हैं। आज की इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी, मेरे मित्र और इस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी, मंच पर विद्यमान आज के समय के बड़े ही प्रसिद्ध प्रकाशक और उसके प्रबंध समिति के मुखिया श्री आमोद माहेश्वरी जी, इस सेमिनार की प्रकल्पक प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी, संयोजक डॉक्टर सुमिता लोहिया जी, और बीच बीच में जो हम सबका परिचय दे रहे हैं हमारी विद्यार्थी अलका मणि जी, आशा जी, नागेश जी, मैडम कौर, और आप सब इस सभागार में बहुत से विद्यार्थी और मित्र उपस्थित हैं। प्रोफेसर मल्होत्रा जी ने बड़े ही विस्तार से हिंदी के जो क्षितिज हैं और जो उसकी तकनीक से जो जुड़ाव है, कैसे वो तकनीक से जुड़ करके एक विश्व भाषा के रूप में आज स्थापित हो रही है, और जो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है राजभाषा के रूप में, किस तरह से वो राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई और उसके मूल में एक गैर हिंदी भाषी व्यक्ति की महती भूमिका थी, उसको उन्होंने बड़े ही
खूबसूरत ढंग से बयान किया। उससे पूर्व प्रोफेसर जसविंदर जी ने बड़ी ही आंतरिकता के साथ और बड़े ही सुंदर तरीके से इस समय जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मातृभाषाएं हैं, उन मातृभाषाओं का क्या महत्व है और भारत सरकार उन भाषाओं को किस तरह से प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध है, उसका पूरा एक खाका दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो प्रयास किया है, उसके माध्यम से हमारे समक्ष रखा। बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात की और कुछ बातें जो उन्होंने उसमें इनपुट्स दिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं, बड़ी महत्व की बातें हैं। जैसे कि और उसमें भाषा की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया उन्होंने। होता यह है कि हम अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। मजबूरी में हम हो सकता है कि अंग्रेजी में व्याख्यान दें, अंग्रेजी में पढ़ाई करें, लेकिन सोचते हम अपनी मातृभाषा में ही हैं। इसलिए ये जरूरी है कि मातृभाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। और अब उस रास्ते पर हम लोग चल पड़े हैं। ये रोना छोड़ना पड़ेगा हमें कि सामग्री नहीं है, शब्दावली का अभाव है। शब्दावली का अभाव हमारे यहां नहीं है। हमारा मन, हमारा संकल्प वो किस तरह का है, उस पर ये निर्भर करेगा। आप सब जानते हैं कि 15 वर्ष का समय दिया गया कि तब तक हमारी शब्दावली निर्मित हो जाएगी और हम पूरी तरह से उसको राजभाषा बना देंगे। लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि पूरी तरह से हिंदी राजभाषा नहीं है। अगर राजभाषा वो पूरी तरह से होती तो संसद में उसके जो कार्यवाही होती है, जो संकल्प पत्र होते हैं, उनके हिंदी में अनुवाद, मैं हिंदी में अनुवाद इन्वर्टेड कॉमास में कर रहा हूं, हिंदी में अनुवाद देने की व्यवस्था नहीं की जाती। ये तो स्वतः होना चाहिए था। और शब्दावली की बात आप जानते हैं, आप तो इस क्षेत्र में बहुत सीडेट में और अन्य संस्थानों से आप जुड़े रहे। डॉक्टर रघुवीर ने कितना काम किया था, डॉक्टर आरेंद्र शर्मा ने कितना काम किया था। वो डॉक्टर रघुवीर ने जो काम किया था, आप जाएं सरकारी संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में, आप देखें कि वहां एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश और शब्दकोश धूल भाग रहे हैं। बड़े कष्ट से कहना पड़ता है। आप चले जाइए आर.के. पुरम में भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है। कितने हमारे बच्चों को मालूम है कि भारत सरकार ने समेकित प्रशासन शब्दावली फ्री में देने के लिए छापा हुआ है। वो कितने बच्चों तक पहुंचती है। जब तक वो पहुंचेगी नहीं, तब तक उनको ज्ञान कैसे होगा उस शब्दावली का। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहता हूं कि जैसा कि अभी स्मिता जी ने कमलेश्वर का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसी शब्दावली भी न बनाएं कि आम आदमी तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हिंदी में ही जीते हैं, उनके लिए भी कई बार समस्या हो जाती है। ऐसी गलत शब्दावली बनी। तो शब्द ऐसे बनाएं जो चल जाएं,
अंग्रेजी हमारे लिए हवा बनी हुई है, हम उसको विरोधी मानते हैं। ये प्रस्तावित किया मल्होत्रा जी ने कि उसको विरोधी मत मानिए, उसको समझिए, जानिए, उसको वो जानना जरूरी है। आप एक बृहत्तर दुनिया से, वैश्विक दुनिया से जुड़ने के लिए वो जरूरी है। और इतने सारे क्षितिज हैं कि उन क्षितिजों को समझने की जरूरत है। मैं एक चीज कहता हूं कि अनुवाद हमारा जो है, अनुवाद का क्षेत्र हिंदी में इतना विशाल है, उसका फलक इतना विस्तृत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसा कि मल्होत्रा जी ने कहा, आयुर्विज्ञान का आदमी अगर देखिए ना, मैं आयुर्विज्ञान शब्द का प्रयोग करूं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कितने बच्चों को मालूम है कि आयुर्विज्ञान मेडिकल के लिए प्रयुक्त होता है? और अगर उसकी रीच, उसकी पहुंच आम आदमी तक, तो भाषा किसके लिए है? और भाषा वही चलती है जिसमें फ्लो होता है, जिसमें प्रवाह होता है। कबीर ने यूं ही नहीं कहा था कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। भाषा वह चलती है जो जल के प्रवाह की तरह बिना किसी बाधा के चले। हमारे एक अध्यापक थे, शायद स्मिता भी उनसे पढ़ी हो, और डॉक्टर मल्होत्रा तो जानते ही होंगे उनको। अनुवाद के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम था, प्रोफेसर महेंद्र चतुर्वेदी। हिंदी विभाग में वो पहले प्रोफेसर थे, ही वॉज ओनली एमए, बाकी सब पीएचडी और डीलिट थे। लेकिन वह एक ऐसे विद्वान थे, उन्होंने इतना काम किया था, केवल एमए पर वो प्रोफेसर बने थे। और वो एक, अक्सर मैं अपने भाषणों में उस संदर्भ को देता हूं। पुरानी दिल्ली के इलाके में एक तांगे वाले से उन्होंने कहा, भाई पुराना सचिवालय चलना है, वहां चलोगे? तांगे वाले ने कहा, साहब पता नहीं क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं, हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी में कह रहा हूं कि पुराना सचिवालय चलोगे? तो उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ ओल्ड सेक्रेटरी समझते हो? तो उसने कहा, अब आपने हिंदी में कहा। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए। हम लोग इंग्लिश से बहुत डर रहे थे कि हिंदी की जो प्रकृति है, उसकी जो भाषिक संरचना है, उसको नष्ट कर देगी। हम न मरे मरी हैं संसारा, कबीर ने कहा था। हमको मिल्या जियावन हरा। क्या जीवन हरा है? हिंदी भाषा के पास सबसे बड़ा जीवन हरा है कि वो मार्केट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। भाषा जो है वो बाजार से जुड़ी हुई है, और वह बाजार ग्लोबलाइजेशन के बाद, वैश्वीकरण के बाद, भूमंडलीकरण के बाद हमारे बेडरूम तक घुसी हुई है। ये जो अभी बात कही जा रही है, ठंडा मतलब कोका कोला, और निश्चित रूप से वो हमारे लिए चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है कि हमारे सत्तू, हमारे पेय पदार्थ, शरबते आजम दांव पर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि शरबते आजम उस तरह से विज्ञापन की दुनिया से नहीं जुड़ रहा है जो विज्ञापन हमारे बाजार में घुसा हुआ है। और एक छोटा बच्चा, ये भी आप देखें कि हिंदी की ताकत है कि वो हिंदी में ही कह रहा है कि कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला। विज्ञापन इतना बड़ा क्षेत्र है, उसको अपनाइए, उसको हिंदी से जोड़िए, तो देखिए हिंदी के लोग कितना कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि आप एक अच्छे विज्ञापक हों, आपके पास एक अच्छी शब्दावली हो, आपके पास एक अच्छी भाषा हो। बहुत पहले मैटिस कार भारत में आई थी, उसी समय मारुति जेन भी आई थी। ये दोनों लगभग एक तरह की गाड़ियां थी, दोनों के विज्ञापन आए। मैटिस वाला ने विज्ञापन दिया, छोटी कार बड़ा आकार।
अब आप समझिए कि कार छोटी है लेकिन उसका आकार बड़ा है, क्योंकि स्पेसियस है, उसमें ऐसा कुछ बनाया गया, उसकी संरचना ऐसी की गई है कि वो कार जरूर छोटी है लेकिन आकार बड़ा है उसका। तो इस तरह के विज्ञापनों के लिए भी हमारे पास विवेक होना चाहिए, हमारे पास भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो भाषा आकर्षित करे। आप देखिए कि जो भाषा कैची, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कैची होती है, वो कितना आकर्षित करती है। उपन्यासों के शीर्षक वैसे लिखे जा रहे हैं। अब जिस बुकर पुरस्कार प्राप्त उपन्यास की चर्चा की गई, और बड़ी विचित्र बात है, हिंदी में मैंने देखा, हिंदी समाज अजीब बनावट है उसकी। इस बात की तारीफ नहीं हो रही है कि ये हिंदी के एक उपन्यास को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार सम्मान दिया गया है। ये बात हो रही कि अनुवाद पर मिला है। अरे भाई, अनुवाद भी हुआ तो किस भाषा का ग्रंथ है, किस भाषा की किताब है, तो क्या उससे हिंदी की जो वैश्विक उपस्थिति है तो कहीं बट्टा लगा है? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमें अपनी भाषा को सम्मान देना पड़ेगा। और अक्सर मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, इन्वर्टेड कॉमास में हिंदी वालों से, कि गर्व से कहो कि हम हिंदी के विद्यार्थी। हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी पता नहीं क्यों टूटा हुआ मरा हुआ रहता है। आप उसे पूछिए क्या कर रहे हो, तो बीए ऑनर्स हिंदी में कर रहा हूं, हिंदी में मैं कर रहा हूं। अरे भाई, इसमें गर्व महसूस करो, क्यों ऐसे उदास हो? इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदी केवल भाषा नहीं है मित्रों, भाषा किसी भी देश राष्ट्र की संस्कृति की वाहिका होती है, उसको कैरी करती है, उसको समाहित होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी देश को, उसकी संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो क्या उसकी भाषा को समझे बिना आप समझ सकते हैं? क्या जर्मनी को बिना जर्मन जाने आप समझ सकते हैं? आप चीन को क्या केवल हिंदी के माध्यम से समझ सकते हैं, अंग्रेजी के माध्यम से समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। मुझे याद आ रहा है कि मैं जर्मनी जा रहा था और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर मुझे कुछ सूचना लेनी थी। एयरपोर्ट पर मैं लगातार अंग्रेजी बोल रहा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं था उसका, कोई वो महिला जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही एक किसी अन्य व्यक्ति से जो अंग्रेजी जानता था, उसने जर्मन में उससे कहा, तब उसने काम किया। हमारे भीतर ये ग्रंथि क्यों है, हीन भावना क्यों है कि हम हिंदी वाले हैं? 1992 में परमानेंट हुआ था एक कॉलेज में, और वहां हमने जब ज्वाइन किया तो एक अंग्रेजी की महिला ने मुझसे पूछा कि इन विच डिपार्टमेंट है ज्वाइन, ऐसे चेहरा बनाकर। तो मैंने उसे अंग्रेजी में कहा कि आई हैव ज्वाइन इन हिंदी डिपार्टमेंट। ओ, आप लगते नहीं हिंदी वाले। तो व्हाट डू यू मीन बाय हिंदी वाला? तो कल अजीब सा कुर्ता पहन लेते हैं, गला लटका लेते हैं और हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। संयोग से मैं तो सूट और टाई में था, लेकिन अगले दिन मैं सिल्क का कुर्ता और जैकेट पहन के था। और मैंने कहा कि उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप लगते नहीं हिंदी वाले। मैंने, अब मैं क्या लग रहा हूं? तो ये जो एक माइंडसेट बन गया है, हमें इस माइंडसेट से ऊपर निकलना पड़ेगा। प्रोफेसर मल्होत्रा जी ने बहुत सी बातें की। मैं उन सब बातों को समय काफी हो रहा है और अभी ये व्यवस्था दी गई कि मेरे वक्तव्य के बाद कुछ आप लोगों के सवाल और जवाब भी होंगे। आशा जी ने कहा कि अध्यक्ष के वक्तव्य के बाद सवाल जवाब नहीं होते हैं, सब खत्म हो जाता है उसके बाद।
लेकिन मैंने ये व्यवस्था दी कि नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे वक्तव्य के बाद भी सवाल जवाब कर सकते हैं। प्रकृति का एक नियम है बदलाव, तो इस व्यवस्था को भी हमें बदलना चाहिए। कोरोना में डॉक्टर मल्होत्रा जी ने बात की उस कोरोना की, और उस कोरोना ने हमें तकनीक से जोड़ा। लगभग 46 मेरे व्याख्यान ऑनलाइन हुए। बहुत सारे पीएचडी के वाइवास, मौखिकियां मैंने ऑनलाइन ली। शुरू में थोड़ा सा तकनीक से जुड़ने में दिक्कत हुई, बल्कि मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा। आपको 2011 में मुझे चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर को जाना था। उस समय तक मुझे ईमेल खोलने नहीं आता था। मैंने उस समय 55,000 का कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप, ईमेल बनाना सीखा और ईमेल में अटैचमेंट करना सीखा। और जाने से पहले, वहां पहुंचने से पहले, क्योंकि मुझे ये था कि चीन में आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ करके पढ़ना है और जुड़ना पड़ना था वहां पर। तो कोरोना ने हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और हम मजबूरी में ही सही, लेकिन विश्वविद्यालय की सारी कक्षाएं गूगल पर हम लोग गूगल क्लासरूम के माध्यम से जुड़े। और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जब सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि उस समय, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजन प्राइम हो, जो चैनल्स देखे जाते थे वो कितना हिंदी में देखे जाते थे और कितना अंग्रेजी में देखे जाते थे। आप इसका डाटा एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उस समय सबसे ज्यादा जो सीरियल्स थे वो हिंदी में देखे गए। ये हिंदी की ताकत है। और यही नहीं, अब ये भी बात हुई, यही नहीं, इस समय दुनिया के, जैसा कि आमोद ने कहा, 175 से भी ज्यादा देशों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। हमारे जो भारतवंशी गए उनको तो छोड़ दीजिए, किस तरह से हिंदी का अपने ढंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जैसा कि स्मिता जी ने पंजाब में, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मजदूर जाते हैं वहां खेती किसानी करने के लिए, मित्रों, जब आप एक अन्य या बेहतर समाज से जुड़ते हैं तो भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। बिहार का मजदूर भी ये सीख जाता है कि तुम की कर रहे हो। ये पारस्परिकता बहुत जरूरी है और ये हमारी भाषा को समृद्ध करता है। हमें अपने गवाक्ष की खिड़कियां, गांधी जी के हवाले से कहा स्मिता जी ने, खोल के रखना चाहिए, लेकिन इतना भी न खोल दें कि तूफान आए और हमारा सब कुछ बहा ले जाए। इसको रोकना भी हमारा कर्तव्य है। प्रोफेसर मल्होत्रा जी ने बहुभाषिकता की बात की और मल्टी जो लैंग्वेजेस, जिस भाषा जिन देशों में है वहां ये समस्या है, लेकिन जो डायलेक्टिक्स है, चीन में ही 80 से ज्यादा डायलेक्टिक्स हैं, बोलियां हैं, लेकिन वहां की सरकार ने ये तय कर रखा है कि हमें इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है। एक स्क्रिप्ट है पूरे देश की, और यही नहीं, एक भाषा है और सब काम उसी में हो रहा है। यहां तक कि जो उनका सर्च इंजन है बैडू, चाइनीज भाषा में है। आप माथा पटकते रह जाएंगे, चाइनीज अगर नहीं आती है तो वहां कुछ भी सर्च नहीं कर सकते।
गूगल को बैन कर रखा है। गूगल में काम करने के लिए चोरी छिपे हमें तो एम्बेसी जाना पड़ता था, क्योंकि विश्वविद्यालय मेरा आवास था, अपॉइंटमेंट एम्बेसी में था। लेकिन इस काम के लिए कभी कुछ भारत में कुछ भेजना हो, मेल पर बात करनी हो, तो वहां जाना पड़ता था, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं थे। भारत सरकार के हमारे जो दूतावास थे उसमें थे, वहां जाकर के मेल भेजने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन कुछ हमारे भारतीय विद्यार्थी वहां पर थे और कुछ जो अमेरिका से लोग आए थे वहां विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, उन्होंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप यहाँ भी गूगल चला सकते हैं। लेकिन गूगल चला भी लेंगे तो इतना स्लो होता था कि हम यूट्यूब नहीं देख सकते थे, मेल नहीं चला सकते थे। तो ये नेशनैलिटी की वजह से हमारे यहां तो मल्टी लैंग्वेज देश है, बहुभाषी देश है, विद्रोह शुरू हो जाएगा। नहीं साहब, आप किसी एक भाषा को नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए। और हमारी जो संविधान सभा थी बड़ी समझदार थी, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित तो हो सकती है, लेकिन उससे बहुत सारे बवाल भी खड़े हो सकते हैं, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर हम दक्षिण भारतीय पर हिंदू को आरोपित करेंगे तो क्या उनका मन नहीं करता कि हम उनकी भाषा को सीखें? जसविंदर जी की भाषा पंजाबी है, मैं कहूंगा कि आप हिंदी सीखिए, तो उनसे उनका मन नहीं हुआ कि आप हमारी जो भाषा है, हमारे ही देश की भाषा होगी, पंजाबी सीखिए। तो भाषाओं का आदान प्रदान तो होना चाहिए। ये एकला चलो रे नहीं चल सकता। ये देश बहुत सी संस्कृतियों का देश है, बहुत सी भाषाओं का देश है, और सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती है कि इसकी संस्कृति सामासिक है, कंपोजिट है। हिंदी भी सामासिक भाषा है, अनेक प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को उसने अपने भीतर बचाए हुए है, और ये अपने लचीलेपन के कारण आप देखिए ना, अंग्रेजी के इतने सारे शब्द आए हुए हैं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पुर्तगाल गया था, पता चला कि समोसा जो है पोर्चुगीज का शब्द है। वहां बकायदे समोसा खाने को मिला। तो वहां राजदूत थी मैडम सिंगला, उनसे मैंने पूछा, मैडम ये यहाँ पुर्तगाल में समोसा? बोली कि राय साहब, समोसा जो है पुर्तगाल से गया था भारत में और घर घर में समाया हुआ है। हम सब समोसा खाते हैं, सब समोसा बोलते हैं। तो उन शब्दों को निकालने की कोशिश मत करिए, उनको समाहित कीजिए। हमारे पास अवधारणाएं नहीं थी तो शब्दावली कहां से होती। लेकिन समावेशी हम हो, दुराग्रही न हो, आदानवादी। अंग्रेजी की शब्दावली हमारे पास आ रही है। अगर मान लीजिए आज विज्ञान शब्द नहीं चल रहा है तो मेडिकल चला लीजिए, उससे कोई हमारा बिगड़ नहीं जाएगा और उससे हमारी भाषा समृद्ध होगी। मित्रों, बहुत सी बातें कहने को है, लेकिन मुझे भी एक 2:30 बजे मीटिंग में जाना है और अभी सवाल जवाब भी होने हैं। मैं इसलिए मैं अपनी बहुत सी बातों का मौन सम्मान करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। इस कॉलेज ने, यहाँ के हिंदी विभाग ने और मित्र जसविंदर जी से आज मुलाकात हुई यहाँ पर, उसकी एक गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर है और पिछली मीटिंग में नहीं आ पाए थे, यहाँ मुलाकात हुई है। इसके लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे सहा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ज्ञानवर्धक, सारगर्भित और रोचक व्याख्यान के लिए आपको बहुत बहुत आभार सर। और सर ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं तो उनका समाधान हमें ढूंढना है सर।